श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने देश के लौह पुरुष के योगदान और उनके राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका को याद किया और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा ही दिखाए गए साहस, एकता और सेवा भाव के आदर्श आज भी भारतीय जनता के लिए मार्गदर्शन है। और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। इस स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा
जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता, 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया, लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए चिर स्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कई जिलों से आए लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। इस दौरान ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं से त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिकायतों पर कार्रवाई के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि सभी की समस्याएं सीएम ने सुनी हैं और इसके साथ ही जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करने की भी उन्होंने आश्वासन भी दिया है और जनहित सर्वोच्च शिकायतें जो उनको सामने आई, उन सभी की समाधान के उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। प्राथमिकता दी गई है, जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता सीएम ने दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक और लखनऊ में ही 18 दिसंबर को अहम बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में शामिल होंगे और सुरेश खन्ना सहित सभी नेता रहेंगे मौजूद। कई दलों के नेता होंगे शामिल। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में 18 दिसंबर को यह अहम बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक है और इसके साथ ही लखनऊ में 18 दिसंबर को ही ये अहम बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही सुरेश खन्ना सहित ही सभी नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कई दलों के नेता भी इसमें शामिल होंगे और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में अहम बैठक होगी और दलों के नेता जो रहेंगे वो शामिल रहेंगे। सुरेश खन्ना सहित सभी नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ में 18 दिसंबर को यह अहम बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक है, जिसमें कि 18 दिसंबर को यह अहम बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में शामिल होंगे। सुरेश खन्ना सहित सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो कई दलों के नेता ही शामिल होंगे और राजनीतिक मुद्दों पर भी अहम चर्चा होगी इस बैठक में। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक है और बैठक आपको बता दें कि 18 दिसंबर को यह बैठक होनी है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक है। लखनऊ में 18 दिसंबर को यह बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में शामिल होंगे। सुरेश खन्ना सहित ही सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो कई दलों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। राजनीतिक मुद्दों पर अहम चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक लखनऊ में 18 दिसंबर को यह बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में शामिल होंगे और सुरेश खन्ना सहित सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो कई दलों के नेता भी शामिल होंगे। राजनीतिक मुद्दों पर भी विशेष चर्चा होने की संभावना है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरेश खन्ना सहित सभी नेता बैठक में मौजूद रहेंगे और लखनऊ में 18 दिसंबर को यह बैठक होगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक है लखनऊ में। और इसी खबर के साथ हमारे साथ अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से मामला सामने आया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक होगी, बैठक में क्या खास रहने वाला है? देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो सर्वदलीय बैठक है वो 19 तारीख से जो सत्र है उसकी शुरुआत होगी। उसके एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा
स्तुति समारोह द्वारा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष समेत नेता विरोधी दल यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत सरकार में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष यानी कि माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के अन्य विधायकगण और कांग्रेस की ओर से जो आराधना मोना है उनकी भी भागीदारी रहेगी सर्वदलीय बैठक में। तो इस साफ तौर पर ये सर्वदलीय बैठक ये इंडिकेशन देती है कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस बैठक का आयोजन इसलिए भी किया जाता है कि सदन शुरू होने से पहले कि सदन की क्या कार्यवाही रहने वाली है, क्या एजेंडा रहने वाला, इन सभी चीजों को डिस्कशन करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें सभी चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे नेता सदन हो, वो अपने अपने विचार रखते हैं कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही को एक बेहतर रूप दिया जाए। और जो नेता माफ करिएगा जो विधानसभा अध्यक्ष है वो दोनों दलों से ये आग्रह करते हैं कि जो सदन की कार्यवाही है उसको सही ढंग से चलने दिया जाए और जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, जो निजी मुद्दे हैं, जो माफ करिएगा जो ग्रामीण अंचल के जो मुद्दे हो चाहे शहरी क्षेत्रों के मुद्दे हैं, उन सभी जमीनी मुद्दों को जो है धरातल पर उतारा जाए और सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हो। इसलिए एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता खुद विधानसभा अध्यक्ष करते हैं और साफ तौर पर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे समेत कई नेताओं की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाता है। सुमन, बिल्कुल अमन, राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा मानी जा रही है, तो और भी क्या क्या खास मुद्दे रह सकते हैं और जो अहम रहेंगे वो कौन से राजनेता इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए सर्वदलीय बैठक का, तो सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि जितने भी जो विषय है, चाहे वो जनता से जुड़े विषय हो चाहे सरकार से जुड़े विषय हो, उन सभी विषयों पर चर्चा, सार्थक चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सरकार के नेता और विपक्ष के नेता, उन सभी के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, कि एक सामंजस्य बन जाए और एक जो हेल्दी टॉक है विधानसभा सत्र के दौरान वो हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं सत्र के दौरान ये देखा जाता है कि हंगामे की जो चीजें हैं वो सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते ये उनकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि जो दोनों सदनों के नेता हैं, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे नेता सदन हो, उन दोनों से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आग्रह किया जाता है कि जो सदन की कार्यवाही है वो जनता हित में ही होती है, तो उस जनता हित की कार्यवाही को पूर्णतया होने दे। और कहीं ना कहीं जो एक हेल्दी टॉक है दोनों ही जो नेताओं के बीच में और दोनों जो पार्टियों के बीच में, वो कम से कम होने दे, किसी एक निष्कर्ष निकल करके आए और एक जो जनता के लिए जो एक हितकारी योजनाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं चीजें हो। तो इस साफ तौर पर जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो सड़क से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर विशेषकर चर्चा होती है और उन चर्चाओं के बाद फिर उन सभी चर्चाओं को फिर विधानसभा सत्र के पटल पर उतारा जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक विधानसभा का जो सत्र है फिर से वो रूटीन में चलता है। सुमन, बिल्कुल अमन प्रधान जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई मुद्दे हैं वो सर्वदलीय बैठक में रखे जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन भारत माता को समर्पित रहा। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री रहते हुए सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने और स्वतंत्र भारत की रियासतों को ही एक सूत्र में बांधने का अद्वितीय कार्य किया है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि भारत आज जो रूप ले चुका है वो सरदार पटेल की नींव की इमारत के बिना संभव नहीं था। उनका दृष्टिकोण और दूरदर्शिता देशवासियों के लिए ही प्रेरणा का स्रोत है और इस अवसर पर ही डिप्टी सीएम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सरदार पटेल के आदर्शों और एकता के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और देश के विकास के योगदान दें। पुण्यतिथि के कार्यक्रम में ही नेताओं, नागरिकों और कई संगठनों ने भाग लिया और सरदार पटेल को फूलों की माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, संस्था की अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वरी देवी पटेल जी, आयोजक माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अध्यक्ष कुर्मी सभा लखनऊ आदरणीय डीएम कटियार जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक आदरणीय आशीष सिंह आसू जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, पूर्व सांसद आदरणीय बनवारी लाल कंछल जी, मंच पर तथा सामने बैठे खड़े सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा समर्पित करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा जीवन भारत माता को समर्पित करने का काम किया। गरीबी से बढ़कर के आगे बढ़कर के उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके गरीबों को कानूनी लड़ाई लड़ने में अपना पूरा जीवन लगाया। इसी बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर के अगुवाई करते हुए 1942 से लेकर के विभिन्न आंदोलनों में कई बार वो जेल गए। एक तरफ उन्हें चिंता थी भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त हो, दूसरी तरफ उन्हें चिंता थी भारत माता के वर्तमान विराट स्वरूप को कैसे बरकरार रखा जाए। झांसी में पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर डकैती और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं और इन मामलों में ही उनकी आत्मसमर्पण अर्जी पर कोर्ट ने सोमवार को तारीख तय की है। सूत्रों की माने तो आज सीधे कोर्ट में ही आत्मसमर्पण की संभावना को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। कोर्ट परिसर में खुफिया तंत्र सक्रिय किया गया है और आत्मसमर्पण से पहले गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि एसओजी की टीमें झांसी, लखनऊ और गुना में लगातार संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है और पुलिस का मकसद है कि पूर्व विधायक को कानूनी कार्रवाई के तहत सुरक्षित तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर जमानिया कोतवाली क्षेत्र के टिसोरा गांव में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विश्वकर्मा राम का शव सड़क पर खून से लथपथ मिला। परिजनों ने ही भूमि विवाद में पीटकर हत्या का आरोप भी लगाया है। मां की तहरीर पर ही गांव के 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के 2 दिन बाद भी आरोपी फरार है। पुलिस छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही सीओ ने जांच जारी होने और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। थाना दिलदार नगर पर सूचना प्राप्त हुई मॉर्निंग में कि फुल्ली पचोकर रोड पर पुलिया के पास एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, जहां पे उसकी टूटी फूटी हालत में बाइक भी पड़ी हुई है। तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना दिलदार नगर की फोर्स मौके पहुंचती है और संबंधित का शिनाख्त कराती है, तो जानकारी होती है कि संबंधित का नाम विश्वकर्मा राम है, जो ग्राम टिसौरा थाना जमनिया का रहने वाला है। इनके परिजन को अवगत कराया जाता है। परिजनों के आने के उपरांत संबंधित का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजी जाती है इनको, और परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की जाती है कि इनके साथ कोई घटना घटित हुई है। इस संबंध में परिजन जो है थाने पे तहरीर देते हैं, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है समुचित धाराओं में, और इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां पर घने कोहरे के चलते ही विलगाम
कोतवाली क्षेत्र के कटरा बिल्हौर हाईवे पर एक ट्रक और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और टक्कर के बाद ही मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू कर दिया और घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया। प्राथमिक जांच में घना कोहरा हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने ही सोसाइटी और घरों के बाहर लगी लोहे की ग्रिल और बेंच चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान ही पुलिस ने कबाड़ी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 22 लोहे की ग्रिल और 6 लोहे की बेंच के हिस्से बरामद किए गए हैं, जिनका कुल वजन करीब 15 कुंटल है। और पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए लोहे को कबाड़ में बेच देते थे और मामले में आगे की फिलहाल जांच की जा रही है। अट्ठावन गौतम बुद्ध नगर में 12 दिसंबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सोसाइटी के बाहर लगी हुई लोहे की ग्रिल और पार्क में बेंच को कुछ अज्ञात चोर चुरा कर ले गए हैं। इस घटना का अनावरण करते हुए थाना सेक्टर 58 की पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पे करीब 15 क्विंटल लोहे का सामान बरामद हुआ है। इन 5 में से 4 अभियुक्त माल को चुराते थे और ठेलों के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट करते थे और एक अभियुक्त कबाड़ी होने की आड़ में इस माल का डिस्पोजल करता था। घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ही निजामपुर बाईपास के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मुरादाबाद से दिल्ली जा रही 5 कारें एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिससे कि कई वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक नियंत्रण किया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया है कि कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे ये दुर्घटना हुई। उन्होंने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि सदल्लुपुर गांव के बाहर 2 युवकों की निर्मम पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो में दबंग खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि वे पिछले 2 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पाया गया है। पीड़ित ने थाने के चक्कर भी काटे हैं, लेकिन फिलहाल पीड़ित ने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दबंगों के हौसले जो है लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। गांव में युवकों की पिटाई का यह मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से इस हादसे का शिकार हुआ और घायल हो गया। पीड़ित ने काटे थाने के चक्कर है और इसके साथ ही पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। पीड़ित लगातार पुलिस पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने थाने के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही।